हे गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26 ऑफ जून 2020। तो गाइस आज है 26 जून और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी एंड अदर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो मेन गोल है वो हमारा यूपीएससी है, क्योंकि हम यूपीएससी का सारा स्टडी मटेरियल अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक। और गाइज आपको इससे रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए और जो हम ये न्यूज़पेपर से डिस्कस कर रहे हैं हाईलाइटेड न्यूज़पेपर एज इट इज़ आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है टेलीग्राम। और टेलीग्राम में आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक, ब्रैकेट में यूपीएससी लिखा है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे तो इस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे नोट्स मिलते हैं। डेली बेसिस पे जो बैकग्राउंड होता है, जैसे हमारा न्यूज़ है, न्यूज़ का जो बैकग्राउंड एनालिसिस होता है वो आपको यहाँ पे आप प्रोवाइड कर दिया जाता है। सारी चीज़ आपको मिलती हैं डेली बेसिस पे। आपको क्या मिलता है, न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिलता है, और जितने भी हमारे जो है स्टैंडर्ड बुक्स पे वीडियोस वगैरह डलती हैं एनसीईआरटीज पे, वो अपलोड होती हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। साथ ही साथ आपको और क्या चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर, साथ ही साथ आपको पीआईबी एनालिसिस, डेली पीआईबी एनालिसिस मिल जाता है। यानी कि पूरा का पूरा आपका एक स्टॉप सॉल्यूशन है। आप यहाँ पर रुक कर पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल जो है यूपीएससी का, वो आप पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। गाइस कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं करा जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड एनालिसिस है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, जाओ डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके जाकर ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना। चलो अब देखते हैं अपना न्यूज़पेपर। सबसे पहली न्यूज़ है, जो चाइनीज़ है उसने बिल्डअप का क्या करा था, बिल्डअप अपना, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या कहना है कि जो चाइनीज़ हैं, जो इन सिचुएशंस जो हुई, ये सारी इंसिडेंट्स हुए, फिर उसके बाद जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला, ये जो इसकी पहले से साजिश थी ना, ये मई से ही स्टार्ट हो गई थी। मई से यहाँ पर ये काम कर रहा था। कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है हमारे लिए। सेकंड आर्टिकल ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो सीबीएसई आईसीएसई स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये उसके उनके लिए है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो आज ऑर्डर पास करेगा कि एग्जाम्स जो है होंगे वो कैंसिल होंगे, क्या करना है, कुछ करना है, तो उसको लेकर आज ऑर्डर पास होगा, तो कल उसके बारे में आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए एनजीटी के बारे में। एनजीटी ने क्या कहा है कि ऑयल से, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड से कहा है कि 25 करोड़ रुपए देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है क्या, अब ये बॉडी आ गई न्यूज़ में, हमें इसके बैकग्राउंड का कुछ पता है नहीं, हमने इसे स्किप कर दिया, फिर आ गया क्वेश्चन, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो एनजीटी के बारे में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। चलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है 2010 में यहाँ पर ये फॉर्म हुआ। उसके बाद इसका काम क्या है, जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनको किस तरीके से निपटना है, उनको किस तरीके से टैकल करना है, उसके लिए बॉडी काम करती है। एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे कि पॉल्यूशंस वगैरह हो गए, तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करा जाए, उसके लिए यहाँ पे बॉडी जो है वर्क करती है। उसके बाद इस बॉडी यहाँ पर जो है इंस्पायर करती है यहाँ पर किस चीज़ से लेकर, जो आर्टिकल 21 है वो क्या बताता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल की लिबर्टी, यानी कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग हैं, उनका हक है कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहें। तो जो हेल्दी एनवायरनमेंट है उसको क्रिएट करने का काम किसका है, एनजीटी का, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर रिलेट हो गया। उसके बाद जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, डीपीसीसी के बारे में बात हो रही है, डिपार्टमेंट है ऐसा ही इससे रिलेटेड, जो कि दिल्ली में पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करता है। खैर चलो, हमने बात कर ली एनजीटी की। एनजीटी का मेन काम याद रखना बस, क्या है, एम क्या है उसका, और उसके बाद और जो उसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि ये फॉर्मेशन कब हुआ, ठीक है, फॉर्मेट कब हुआ, 2010 में फॉर्मेट हुआ। एम है एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल करना। चलो एनजीटी के बारे में पढ़ा हमने। नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं हम लोग अपने पेज नंबर 6 पे, और दैट इज एडिटोरियल। एडिटोरियल इज टू मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी। तो गाइज एडिटोरियल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे यूपीएससी के लिए। देखेंगे आज का एडिटोरियल खासकर जो है इंपॉर्टेंट देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये वाला एडिटोरियल है, ये इतना कुछ खास नहीं है। ये क्या कह रहा है, जो हमारी पास्ट हिस्ट्री है, जो इतिहास है पहले का, उसको हम आज के टाइम पे अगर देखेंगे, मतलब कि आप समझ लो, या एग्जाम्पल से देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो पास्ट के रिलेशंस हैं, ठीक है, इतिहास के जो रिलेशंस थे, अगर हम आज के रिलेशन देखें, पास्ट में कहीं कहीं ठीक भी हुए हैं, कहीं कहीं बेकार हुए, लेकिन आज के टाइम में बेकार चल रहे हैं। अगर हम उसे आज के टाइम पर पास्ट का रिलेशन देख के चलेंगे, तो फिर वो फॉरेन पॉलिसी फॉर्मेशंस को यहाँ पर खतरा हो सकता है, यहाँ पे डैमेज कर सकती है। उसको लेकर आर्टिकल है, कोई खास इतना आर्टिकल है नहीं, तो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चाइना है वो एग्रेसिव क्यों है एलएसी को लेके। और उसके बाद जो एक आर्टिकल है
ये तो चलो शट और ओपन, ये तो जो हमारे गेम्स वगैरह हैं उनको वापस रीओपन करा जाए उसके ऊपर है, ठीक है, वो भी उतना खास नहीं है। लेकिन ये आर्टिकल जो है ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ऑनलाइन लर्निंग जो है रिप्लेस कर सकती है स्कूल क्लासरूम को? ये आपके लिए आज क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये जो है डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपीएससी में, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। क्या जो ऑनलाइन लर्निंग है वो रिप्लेस कर सकती है जो क्लासरूम में स्कूल के जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, उन चीज़ों को जो है रिप्लेस कर सकती है? तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पूरा का पूरा बहुत बड़ा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, उसे इंटरेस्टिंग बना के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जो चाइना है वो एग्रेसिव क्यों है भाई? एलआईसी को लेकर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। आपको पता होगा, थोड़ा बेसिक क्लियर करा दूं, जो इंडिया और चाइना है उसमें बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हालांकि डिस्प्यूट ये पहला नहीं है, काफ़ी टाइम पहले से और काफ़ी सारी जगह डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन जो एलएसी को ऊपर लेके चल रहा है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके काफ़ी हद तक इतना आ गया कि यहाँ पर इंडिया के जो 20 आर्मी सोल्जर्स हैं वो भी मारे गए चाइनीज़ ट्रूप्स के द्वारा। हालांकि 45 साल में ऐसा हुआ है कि यहाँ पर जो है चाइना और इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। तो इसी को लेकर ये आर्टिकल है, उसके बारे में बात करेंगे। जो चाइना इतना एग्रेसिव क्यों है, चाइना इतना दिखा क्यों रहा है एलएसी पर आने के लिए, मतलब बार बार जो इंडिया के लिए? क्योंकि यहाँ पे इंडिया से काफ़ी जगह पर ये चाइना जो है एग्री नहीं करता है या फिर चिढ़ जाता है काफ़ी जगह किन किन पॉइंट को लेकर, उनका आज डिस्कशन करना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है वो माइंड में क्लियर रखनी है। एग्रेसिव क्यों है, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बने तो आप धड़ाधड़ पॉइंट्स जो है आपको 5 6 7 पॉइंट्स याद होंगे, तो आप उसे आराम से आंसर्स को लिख सकते हो लंबा बना के, ठीक है। चलो फिर देखते हैं हम लोग पहली बार। अब जो चाइना है, चाइना यहाँ पे एग्रेसिव सबसे पहली बात क्यों है? क्योंकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्डअप हो रहा है उसके बॉर्डर साइड पे, ठीक है। अब मान लो ये एलएसी है, अगर ये जो हमारा इंडिया है, ये चाइना है। जब इंडिया तो अपनी साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, चाइना ने अपनी साइड पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है, अपनी अपनी साइड पे जो है अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर लिया। लेकिन जब इंडिया कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न ये है। उसके बाद जो जम्मू और कश्मीर को लेकर यहाँ पर अभी डिसीजन आया था, कि क्या डिसीजन आया था कि जो आर्टिकल 370 है उसमें अमेंडमेंट करा था, जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उससे भी चिढ़ गया, ठीक है। वो भी एक सेकंड रीज़न बन जाता है हमारे लिए। तो और बाकी सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि यहाँ पर चाइना जो है इस चीज़ को लेकर चिढ़ा, काफ़ी चीज़ों को लेकर। तो और वो अपना एग्रेसिव, यहाँ पर जो आर्टिकल में राइटर का कहना है वो यही चीज़ को लेकर कहना है कि इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे चाइना को एग्रेसिव बताया गया है एलएसी को लेकर। और आगे और भी बात करेंगे हम, जो ये यहाँ पर हैं ये सारी चीज़ें, इसमें यही बात करेंगे क्यों है एग्रेसिव, और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले और चीज़ें देख ले रहे हैं कि जो आज के टाइम पे चाइना है, चाइना एक एम्बिशियस राइजिंग पावर है, वाकई में एक पावर है। लेकिन चाइना क्या चाहता है कि पूरे ग्लोब को यहाँ पे जो है वो रूल करे, पूरे यूनिवर्स को रूल करे, तो ऐसा थोड़ी ना है। उसके बाद अगर हम बात करें थोड़े बहुत इंडिया की, कुछ बात करते हैं। अभी इंडिया जो है कितने ट्रबल फेस कर रहा है, बहुत ज़्यादा। एक तो इंडियन इकॉनमी जो उसकी इंडिया की है वो कोविड 19 से पहले ही यहाँ पर बर्बाद थी, कोविड 19 से पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन थी। और कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, पूछो ही मत, ठीक है। तो इंडिया जो है इतने ट्रबल्स फेस कर रहा है, एक तो पहले से इकॉनमी डाउन थी, फिर उसके बाद यहाँ पे कोविड 19 हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस पेंडेमिक क्राइसिस आया, उसके बाद यहाँ पर जो है इकॉनमी और ज़्यादा डाउन हो गई। और जो CAA है और यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और NRC है, उसने इंडियन पॉलिटी को कमज़ोर कर दिया। उसके बाद जो रिलेशन है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गए हैं आस पड़ोसी कंट्रियों से, जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से रिलेशन जो है बहुत बेकार हो गए हैं, अच्छे नहीं है। नेपाल से यहाँ पर इशू चल रहा है, नेपाल से भी कुछ जगहों को लेकर इशू चल रहा है, जो कि आ रहा था आर्टिकल काफ़ी बार, उसको हम काफ़ी बार हमने डिस्कस करा है, लिम्पेदुरा, लिपू लेक और काला पानी को लेकर। उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका है, उससे ज़्यादा रिलेशंस अच्छे नहीं है। चाइना से आप पता ही है चाइना से कितने बुरे रिलेशंस हैं इस समय, तो खासकर बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह चल रहा है। और बांग्लादेश है, बांग्लादेश तो आप जानते ही हो, बांग्लादेश CA जो यहाँ पर CA का एक्ट आया इंडिया में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, उससे ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। खास यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया सब ऐसे ही हैं, इनसे ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए क्या है कि जो खासकर यहाँ पर जो एग्रेसिव बना देती है चाइना को LAC को लेकर, वो क्या चीज़ है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पिछले साल जो बालाकोट स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, है ना, इसकी वजह से जो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आर्टिकल में, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं यहाँ पर, उनका री इलेक्शन हुआ, ठीक है, वो दोबारा चुन के आए क्योंकि उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक करवाई थी, ठीक। और यहाँ पर और क्या बात हो रही है, जो इंडिया है, इंडिया का एक जेट जो लॉस्ट हो गया था, ठीक है, आपको याद होगा एक जेट जब यहाँ पे एयर स्ट्राइक कराई थी तो एक जो फाइटर प्लेन था वो वहीं पे ही गिर गया था, शायद पता नहीं क्या हुआ था, लॉस्ट हो गया था। तो जो वहाँ पर फंस गया था, जो कौन फंसा था, जल्दी से नाम बताओ जिनकी मूछें
ऐसी थी, जल्दी से बताओ। कमांडर अभिनंदन है ना, तो वो उन वापस आए उस चीज़ को लेकर। तो ये देखा चाइना ने कि हाँ, कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इंडिया जो है अच्छा खासा कर रहा है, कि मतलब आया, वो जेट भी गिरा, वापस भी आ गया। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यहाँ पर बालाकोट स्ट्राइक भी कराई, और भी चीज़ें थी यहाँ पर। इन सब चीज़ों को देखकर जो है चाइना काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया। तो उसी को लेकर बात हो रही है कि ये सारी चीज़ें जो हैं चाइना को बना देती हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव जो चाइना, ये सारी चीज़ें क्या कर देती है, चाइना जो है एग्रेसिव जो मूव्स ये सारे उठा रहा है एलएसी पर, वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही कर रहा है। ठीक है, और क्या बातें हो रही है कि जो ऐसा लग रहा है कि ये सब कंट्रीज से जो रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो यूएस है उससे हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर यूएस से रिलेशन अच्छे हो रहे हैं तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे थे और इस सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, पाकिस्तान के पहले रिलेशन अच्छे थे यूएस से, लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान की हालत देख रहे हो। तो यहाँ पर हमें अपने आप सोच के चलना पड़ेगा। जो इंडिया को ज़रूरत है वो खुद की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। हमें खुद अपनी चीज़ों को देखकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही सारा आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है। बस खाली आपको यही 7-8 पॉइंट आराम से निकल जाएंगे। आप यहाँ से देखोगे और यहाँ से निकलोगे तो काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे, जो यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि चाइना जो है एग्रेसिव क्यों है एलएसी को लेकर। ठीक है, उसके बाद शट एंड ओपन को लेकर यहाँ पे आर्टिकल है। ये क्या है, जो पेंडेमिक है अभी तक ऑन है, जो कोरोना वायरस चल रहा है ये अभी तक ऑन है, लेकिन जो टेनिस है वो रिटर्निंग बन सकता है इन अ कपल ऑफ मंथ्स, यानी टेनिस को वापस लिया ला सकते हैं। जो गेम है वो हो सकता है, लेकिन कुछ रूल्स के साथ, जैसे कि यहाँ पर प्लेयर होगा उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, प्लेइंग से पहले, खेलने से पहले टेस्टिंग वगैरह होगी। ठीक है, मास्क वगैरह वेयरिंग, मास्क पहनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर ज़रूरी हो जाती हैं यहाँ पर। चलो आते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे। आज का क्वेश्चन आपके लिए यह है, कैन ऑनलाइन लर्निंग रिप्लेस द स्कूल क्लासरूम। ऑनलाइन लर्निंग जो है वो स्कूल क्लासरूम को रिप्लेस कर सकती है। तो उसके ऊपर आर्टिकल है, बाप रे पूरा सजा धजा आर्टिकल है। आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझाने वाला हूँ, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसे कार्टून पिक्चर को देख ले रहे हैं। ठीक है, बाबा रामदेव क्या कह रहे हैं, व्हाट परमिशन व्हाट परमिशन। ठीक है, परमिशन व्हाट परमिशन। ठीक, अब चलते हैं आगे। चलो, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है, जैसा कि सबको पता है, इसने क्या करा है, पूरे की एकेडमिक ईयर की ऐसी तैसी पड़ गई है, अभी तक स्कूल खुले ही नहीं हैं। तो उसको लेकर बात हो रही है कि जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक जो है ऑनलाइन चीज़ें पहुंच गई हैं। तो ये यहाँ पर उसी को लेकर बात हो रही है कि जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने बैन कर दी ऑनलाइन क्लासेस, प्राइमरी क्लास से लेके सेकेंड क्लास तक जो है वो बैन कर दिए हैं, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। ऐसे ही कर्नाटका ने भी क्या करा है, मध्य प्रदेश ने भी क्या करा है, इन दोनों ने क्या करा है, क्लास 5 तक ऑनलाइन क्लासेस को वो बैन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं बात, ये जो दो के बीच में बात हो रही है, इन दोनों के बीच में, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे हम। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या उठता है, क्या जो स्क्रीन टाइम है स्टूडेंट्स के लिए वो इंक्रीज हो सकता है, या जो फ़ोन में लगे रहते हैं बच्चे वो बढ़ सकता है टाइम फ़ोन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। तो यहाँ पे आर्टिकल में क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना वायरस से पहले भी जो बच्चों का टाइम था स्क्रीन में वो बहुत ज़्यादा था। आधे से ज़्यादा जो है यूथ हमारी एडिक्टेड है फ़ोन से लेकर। ठीक है, फ़ोन से एडिक्टेड है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो फ़ोन में ही निकाला, 8 से 9 घंटे उनके फ़ोन में ही निकल जाते थे पहले भी, तो ऐसा अब भी है। और ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कि फेवर में बोल रही हैं ऐसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस के। और ये कह रही हैं, ये भी अगर हम स्कूल्स के लिए आएँ, स्कूल्स के ऑनलाइन क्लासेस के लिए आएँ, तो ये भी नहीं है कि जो स्कूल वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस ही मतलब पढ़ा ही रहे हैं। कुछ जो है वो फ़न एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर क्राफ्ट्स वगैरह हो गए और योगा सेशन हो गए, और जो स्टूडेंट से कहा जाता है वो किचन में जाके सैलेड वगैरह बनाए, तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं ताकि चीज़ों को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, है ना। यानी कि फेवर में बोल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस के। लेकिन फिर दूसरा क्या बोलती हैं, दूसरी क्या बोलती हैं यहाँ पर, कि अगर हम देखें जो स्क्रीन है फॉर लॉन्गर टाइम वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। यानी कि अगर हम स्क्रीन लेके बैठे हैं, फ़ोन लेके बैठे हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हमारी 2-2.5 घंटे 3 घंटे अगर चल रही हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वो डेवलपमेंट एज होती है, उनका ब्रेन जो है वो डेवलप होता है, तो उनकी जो है लाइट्स वगैरह एमिट होती हैं फ़ोन से, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं, है ना। तो उसी को लेकर यहाँ पर आर्टिकल है कि जो स्कूल जो है वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, लंबे समय तक जो स्क्रीन टाइम है ये बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचा सकती है, और ये कोई हेल्दी वे नहीं है लर्निंग का। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे कोई स्टूडेंट के साथ वगैरह फ्रेंड्स वगैरह नहीं रहेंगे। इवन जो टीचर्स है उसका रोल भी लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि टीचर का भी इतना खास कोई रोल नहीं रहेगा, उसे बैठ के पढ़ाना ही होगा बस। जो चिल्ड्रन है उसे यहाँ पे कोई सुपरवाइजर नहीं मिलेगा जो कि सुपरवाइज कर सके, चीज़ों को बता सके, ठीक है। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारे चिल्ड्रंस जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को अटेंड करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, तो उनके लिए परेशानी है कि वो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ को ले सकें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बात हो रही है, एक सेकेंड गाइस। और यहाँ पे कह रहे हैं कि इतने डिवाइस भी नहीं है घर में कि हाँ भाई सबके डिवाइस हों, अलग अलग हों, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों क्या उनको भी फ़ोन लेके दिया जाए, तो फैमिली मेम्बर्स में सबके डिवाइस अलग अलग हों, ये भी ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है। और अगर जिसके घर में है भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो उनके पेरेंट्स जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अगर वो घर से काम कर रहे हैं, पेंडेमिक को जैसे क्राइसिस चल रहा है इसको लेकर, जैसे सारा कुछ ऑनलाइन जा रहा है, तो वर्क फ्रॉम अगर होम करते हैं वो, तो जो है ये भी इम्पॉसिबल हो जाता है कि उसको अलग बच्चे को अलग कंप्यूटर खरीद कर दें। जो लार्जेस्ट सेक्शन पॉपुलेशन है ये इम्पॉसिबल है उसके लिए कि ये काम कर सके, यानी सबके अलग अलग जो है यहाँ पर कंप्यूटर्स वगैरह मोबाइल फ़ोन्स वगैरह लेके दिए जाएं, है ना, इन चीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बात होती है, एक्सपोजिंग चिल्ड्रन टू स्क्रीन्स फ्रॉम अ यंग एज इज़ नॉट राइट, यानी कि अब हम यंग एज से ही बच्चे को दिखा रहे हैं फ़ोन से ही हम वो पढ़ाई कर रहा है लंबे लंबे समय तक स्क्रीन पे है, तो वो उसके लिए सही नहीं है, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। जो लाइट एमिट होती है स्क्रीन से, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको, वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उसके विजन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखने में उसको दिक्कतें हो सकती हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं उसे यहाँ पे क्या हो सकता है, वो आलसी बन सकता है, और भी जो स्किल्स हैं उसमें, जो उसकी थिंकिंग स्किल्स है उसमें भी डिफरेंशिएशन आ सकता है, ठीक है। जो स्क्रीन्स हैं वो यंग एज से यहाँ पे वीडियोस के लिए इस्तेमाल करी जा रही हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ और है कि अभी आप देखोगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे 1 साल के भी नहीं होते, तो उनको खाना खिलाने के लिए या फिर जो है वो रोएं तो उनको छुपाने के लिए, तो स्क्रीन पे हम लोग फ़ोन वगैरह में यूट्यूब वगैरह, आजकल जैसे यूट्यूब सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है, यूट्यूब में इतनी सारी वीडियोस हैं बच्चों के लिए, तो वो सब प्ले करके हम लोग दिखा देते हैं, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग चुप कराने के लिए, ठीक है, ज़रा सा मेहनत नहीं करना चाहते कि चुप करा दें, ठीक है, तो उसके लिए हम वीडियोज़ वगैरह प्ले कर देते हैं, तो ये जो है ये ख़तरनाक हो सकता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या बात यहाँ पे हो रही है कि अगर हम स्टेप उठाना है, तो अगर हम लेसन्स बना ही रहे हैं, अगर हमें काम करना ही है इस चीज़ को लेकर, तो थोड़े बहुत मिनट्स के लिए लेसन बनाया जाए बच्चों के लिए, ताकि वो थोड़े बहुत ही मिनट स्पेंड करें अपने फ़ोन पर, अपने कह रहा हूँ जिसके ही फ़ोन पे देखें, थोड़ा बहुत टाइम उस पर स्पेंड करें, ताकि उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उस पर भी ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन की बात करें तो उसने प्रिपेयर करी है डिटेल गाइडलाइंस, और कहा है कि ऑनलाइन लर्निंग स्कूल्स, यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग है उसको फॉलो करा जाएगा, लेकिन अगर स्कूल्स को ओपन करना चाहिए तो क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस गाइडलाइन के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और पहले चीज़ें देख ले रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने स्कूल जो हैं वो रीओपन कर दिए हैं, लेकिन इंडिया में मेट्रो सिटीज़ हैं जैसे कि मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, वहाँ पे आप देख रहे होंगे कितनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे स्कूल्स को ओपन करना जायज़ रहेगा क्या? तो सबसे यहाँ पर चिंता वाली बात क्या है कि जो एंटायर कन्वर्सेशन है ये शिफ्ट हो जाता है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर, ठीक है। टेक्नोलॉजी से लेकर यहाँ पे कंप्यूटर्स चाहिए, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, इवन यहाँ पे ये सारी चीज़ कंप्यूटर स्मार्टफोन से लेके नहीं, अगर हम दूरदर्शन और ये लंबे समय तक टीवी वगैरह देख रहे हैं, ये भी हमारे लिए नुकसान पहुंचा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बात क्या चीज़ इस लेकर है कि जो स्क्रीन पर लंबे समय तक टाइम जो है बिताना, ये हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर और क्या बात हो रही है, नो बडी इज रियली टेकिंग अबाउट टर्निंग स्कूल्स इन सेफ इनटू सेफ प्लेसेस, यानी कि सब ऑनलाइन लर्निंग की बात करें कि ऑनलाइन पे आ जाओ, ये नहीं कि ये बातें नहीं हो रही हैं कि स्कूल को कैसे सेफ प्लेस बनाया जाए। स्कूल को सेफ प्लेस भी बनाया जा सकता है, उसके ऊपर काम करो ऑनलाइन क्लासेस के बजाय। एजुकेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के बारे में है, कंटेंट के बारे में जो कि स्टूडेंट्स को डिलीवर करी जाती है, ठीक है। ये सब तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम स्कूल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दें, तो हम चीज़ों को टैकल कर सकते हैं ऑनलाइन के बजाय। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो सोशल इंटरेक्शन है स्कूल में लोगों बच्चों के साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती हैं, तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट वगैरह इतना नहीं होगा, क्योंकि आप भी समझोगे ये बात, अगर कोई बंदा बाहर निकलेगा, दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, तो ही वो ग्रो करेगा, उसे ही चीज़ों के बारे में पता चलेगा, हाँ दुनिया में चल क्या रहा है। घर में बैठे बैठे उसे कुछ नहीं पता चलने का, ठीक है। उसके बाद और क्या बात हो रही है कि जो स्कूल्स जो हैं वो रीओपन हो रहे हैं विदेशों में, लेकिन वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, जैसे कि चीज़ों को लेकर सारी चीज़ें जो हैं फॉलो कर जा रही है। कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस जो है वो लेकर चल रही हैं।
जैसे कि टिश्यू बॉक्स का इस्तेमाल होया जा रहा है और जो भी टिश्यूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं उनके लिए एक डस्टबिन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी चीज़ों को लेकर जो है चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन जो इंडिया है वो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यह मुश्किल है जो अफोर्ड कर सके, और जो लार्ज सेक्शन है पॉपुलेशन का, ये यहाँ पर सक्षम नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी को ले सके। यानी कि हर एक बस की बात नहीं कि वो कंप्यूटर ले, उसके बाद फ़ोन से ले। तो यहाँ पर उस चीज़ को लेकर बात है कि वहाँ पर देखना पड़ेगा किस किस की हालत, किस किस के यहाँ पे सिचुएशन, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को रोक देते हैं तो ये भी हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जिसके पास जो है, जो सक्षम है इन चीज़ों को लेने में, ठीक है, जिसके पास है चीज़ें, कंप्यूटर्स वगैरह, वो यहाँ पर ले सकता है ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए। क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं जिनके पास है वो इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव क्या है इसके लिए, कि जो वहाँ स्टूडेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव क्या है, जो स्कूल्स वगैरह हैं उनको हम रीओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करते हुए। ठीक है, लेकिन खासकर ये सारी चीज़ें देख के पता चल गया जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, वो उसकी जो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं हुआ है, और यहाँ पर बहुत खस्ता हमारी हालत है एजुकेशन सिस्टम की। उसके बाद यहाँ पे और क्या बात हो रही है, अगर आप यहाँ पे सजेशन की बात हो रही है, क्या क्या सजेशन है अगर हम स्कूल को खोलते हैं तो क्या क्या सजेशन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं आप क्वेश्चन आए तो आप या फिर आंसर राइटिंग में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ने सजेस्ट किया है, पेंडेमिक्स के टाइम पे जो स्कूल्स हैं वो ओपन हो सकते हैं, लेकिन एक मैनर में, एक स्ट्रेटजी रखोगे तभी ओपन हो सकते हैं। क्यों? और कैसी स्ट्रेटजी रहेगी कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दिन आएंगे, 50% जो हैं वो नेक्स्ट दिन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट 50 जो हैं वो एक दिन आ गए, फर्स्ट 50 नेक्स्ट डे आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो क्राउडेड है उसको इग्नोर कर सकते हैं। जो क्राउड यहाँ पर, अगर क्राउड ज़्यादा नहीं हो पाएगा स्कूल में, क्योंकि यहाँ पे 50% बच्चे आएंगे। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो चेक करा जाए, टीचर्स का करा जाए, स्टूडेंट्स का करा जाए, और खासकर जो नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे पियोन्स वगैरह हैं उन लोगों का टेम्परेचर ज़रूर चेक करा जाए। और टीचर्स जो हैं जैसे कि बुक्स वगैरह दे देते थे बच्चों को, वो बुक्स वगैरह बिल्कुल ना दें। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करें सोशल डिस्टेंसिंग को। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या है, ये बेटर हमारे लिए गिव अ प्रायोरिटी रहेगी कि हम स्कूल्स को ओपन करें। ठीक है, और जो किसके लिए ओपन करें, जो चीज़ें जहाँ पे लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है क्या, कि स्कूल को ओपन करा जाए। तो ये आर्टिकल हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन। गाइस, आप लोगों देखा होगा, आप लोगों पूरा अच्छी तरीके से अगर सुना होगा तो आप बेस्ट आंसर लिखेंगे। आप आंसर लिख कर ज़रूर मुझे टेलीग्राम पर आप बता दें, मुझे टेलीग्राम पर पोस्ट कर दें। ठीक है, मैं वहाँ पर आंसर आपका देख लूँगा। उसके बाद हमने जो ये कार्टून पिक्चर थी वो देख ही ली। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जो आईसीएमआर है उसने इनवाइट की है टेस्ट किट मेकर्स। लेकिन आईसीएमआर जो है ये क्या चीज़ है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि ये है क्या। ठीक है, ये उसका बैकग्राउंड जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीएमआर के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये वापस फॉरवर्ड करा गया है इसी चैनल से। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये अपेक्स बॉडी है इंडिया की। ठीक है, और यहाँ पर अपेक्स होने के साथ साथ एक सबसे पुरानी और लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी है वर्ल्ड में एक। ठीक है, उसके बाद जो आईसीएमआर, इसको फंड किसके द्वारा करा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि इसको फंड किसके द्वारा करा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे से फंड करा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलो वापस उसके बाद देखें और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है क्या, कि जो स्पेस है वो अब यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो दोनों मिलके काम करेंगे। स्पेस के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये दोनों मिलकर अब काम करेंगे ताकि चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करा जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है रिपोर्ट करा है फ्लेक्स वर्ल्ड लाइफ ट्रेड, पूरे वाइल्ड लाइफ ट्रेड का यहाँ पर जो कितना होता है उसके बारे में बताया। इलीगल डीलिंग जो है जनरेट होती है $23 बिलियन अ ईयर, $23 बिलियन अ ईयर। और यहाँ पर ये किस चीज़ से लिंक होती है, आर्म्स ट्रेड हो गई, स्लेवरी हो गई, इन सारी चीज़ों से, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे इलीगल डीलिंग्स होती है मनी की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये है क्या, इसके बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। तो चलते हैं वापस अपने टेलीग्राम पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलते हैं हम लोग अभी बात करेंगे FATF की। तो ये आ गया हमारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये से हम लोग फ्रेंच यहाँ पर इसके साथ साथ फ्रेंच में फ्रेंच नेम क्या है, फ्रेंच नेम ये है, ये पढ़ो मत बिल्कुल भी। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1989 में फाउंड करी गई थी। और एक ये इनिशिएटिव है G7 का,
और ये डेवलप करती है पॉलिसीज़ को, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, मनी जो ब्लैक मनी या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे कॉम्बैट करा जाए, और जो टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है उसको कैसे कॉम्बैट करा जाए, उस चीज़ को लेकर यहाँ पे ये बॉडी काम करती है। और जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ये क्या है कि एक इफेक्टिव इम्प्लीमेंट जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए। अगर हम कॉम्बैट कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग से या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, तो अच्छी तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही हम जो है इस चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मनी से लेकर दिक्कतें हो रही हैं, काले मनी से, ब्लैक मनी से, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट में जो कन्वर्ट करा जाता है, उसके बाद जो टेररिस्ट को फाइनेंसिंग है, वो जो प्रॉब्लम्स हैं इन सबको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए बॉडी काम करती है। ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी, आपने देख ही लिया होगा, पॉलिसी बनाती है, साथ साथ इसमें रिफॉर्म्स कैसे आते हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स कैसे आते हैं, या फिर जो है ये एफएटीएफ बॉडी है ग्रो कैसे करती है। ग्रो इस तरीके से करती है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, वो इसे रिकमेंड करती हैं, अपने सजेशंस देती हैं, तो वो इन चीज़ों को फॉलो, जो लीगल होंगे सजेशंस जो यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं वो लोग, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रोग्रेस करती है कंट्री, ये जो बॉडी है। उसके बाद 2000 से ही यहाँ पर जो एफएटीएफ है उसने मेंटेन करके चली है ब्लैक लिस्ट, जिसमें कंट्रीज वगैरह वो डालती है, और ग्रे लिस्ट भी यहाँ पे मेंटेन करके चलती है, ठीक है। उसके बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और चीज़ें क्या हैं, एब्रीविएशन इसका जो एफएटीएफ है, यानी कि फुल फॉर्म आपको पता ही है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लोगो आप देख सकते हैं। फॉर्मेट कब हुआ, 1989 में, 31 साल पहले। उसके बाद टाइप क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस क्या है, इसका पर्पस है मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, टेररिज्म फाइनेंसिंग को अच्छी तरीके से कॉम्बैट करना। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, पेरिस और फ्रांस में। किस रीजन को सर्व करता है, पूरे वर्ल्ड को सर्व करता है। मेंबर्स कितने इसके, 39 मेंबर्स हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश और फ्रेंच। प्रेसिडेंट कौन है इसके, जियांगिम लियू, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने एफएटीएफ के बारे में पढ़ी है। अगर क्वेश्चन आ जाता है एफएटीएफ से कहीं से भी, तो आप अब एबल हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, जो सीबीआई है उसने फाइल करी है यहाँ पर चार्जशीट अगेंस्ट येस बैंक केस, तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अब ये येस बैंक केस और ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सीबीआई है वो इंपॉर्टेंट है। सीबीआई आ गई न्यूज़ में, तो सीबीआई के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये है कौन सी बॉडी, इसका काम क्या है और फॉर्मेट कब हुई, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, और इसका ये हेड करी जाती है डायरेक्टर के द्वारा। और जो ओरिजिनली ये सेटअप हुई है ताकि जो घूसखोरी है और यहाँ पर गवर्नमेंटल करप्शन है, इन चीज़ों को किस तरीके से टैकल करा जाए, उसके लिए बॉडी काम करती है। 1965 में इस बॉडी को जो है फॉर्मेट करा गया, ये फॉर्मेशन हुई 1969 में। और काम किस लिए करती है, जैसा कि हमने अभी बताया, साथ ही साथ उसके और क्या काम करती है कि जैसे कि क्राइम्स वगैरह हो गए, और जो स्पेशल केसेस होता है ना, इकोनॉमिक क्राइम्स हो गए, स्पेशल क्राइम्स हो गए, और करप्शन से रिलेटेड हो गए, और जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, ठीक है, हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर ये टैकल करती है चीज़ों को। सीबीआई छोटे मोटे केसेस को नहीं देखती है। उसके साथ साथ जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास में, न्यू दिल्ली। यहाँ पर इसका जो है वो है हेडक्वार्टर। उसके बाद ऋषि कुमार शुक्ला इस समय करंट डायरेक्टर हैं सीबीआई के। लेटेस्ट जो अरेस्ट करा है सीबीआई ने, वो किस अरेस्ट किया है, 21 अगस्त 2019 को फॉर्मर फाइनेंस और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, ठीक है, उनको अरेस्ट करा है। क्यों, क्योंकि आईएनएक्स मीडिया केस को लेकर यहाँ पे बात करी गई थी, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्हें अरेस्ट करा गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले रिसेंटली केस कौन सा है तो आप बता सकते हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आप बता सकते हो, उसके साथ साथ यहाँ पर फॉर्मेट कब हुआ उसका बता सकते हो, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं सीबीआई के बारे में। तो गाइस कहीं से भी क्वेश्चन आता है, नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट है अब हमारे लिए नेक्स्ट चीज़ ये, सेबी ने क्या करा है, जो कंपनीज के लिए कुछ प्रेफरेंशियल इशू प्राइसिंग है, प्राइसिंग वगैरह, उसको जो है थोड़ा ईजिली कर दिया है, ईजी कर दिया है, ठीक है, आसान कर दिया है, तो कि वो रेस कर सके अच्छे से। तो जो अब सेबी क्या है, सेबी के बारे में जान लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि आप जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हैं, कोई पेड वगैरह नहीं है। अब सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी मार्केट इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन करी जाती है और इस्टेब्लिश हुई 1992 में। और यहाँ पर इसे स्टैट्यूटरी पावर दी गई 12 अप्रैल, संवैधानिक पावर दी गई 12 अप्रैल 1992 में, ठीक है, एक्ट 1992 के उस पे दौरान। उसके बाद इसका बेसिक फंक्शन क्या है, अब इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है फंक्शन क्या है। जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसका फंक्शन है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट हो उसको प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है। जो इन्वेस्टर्स किस लिए इन्वेस्ट करता है, इंटरेस्ट के
लिए इन्वेस्ट करता है तो उसको प्रोटेक्ट करके चले, उसको यहाँ पर एक सुरक्षा दी जाती है ताकि जो इन्वेस्टर्स है वो अट्रैक्ट रहे अपने और इन्वेस्ट करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड यहाँ पर ये हो गई सेबी से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। उसके बाद गाइस अपना न्यूज़पेपर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, न्यूज़पेपर को हमने कंप्लीट एनालाइज कर लिया और जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसका आंसर ज़रूर करना। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो गाइस मिलेंगे आपसे कल, आज के लिए बाय बाय।